नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने दक्षिण भारत के शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य को विस्तार से समझा था। आज हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए दक्कन के एक प्रमुख राज्य बहमनी साम्राज्य को विस्तार से जानेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली चर्चा में समझा था कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की पकड़ दक्षिण में लगातार कमजोर पड़ती जा रही थी और इस वजह से वहां एक पॉलिटिकल वैक्यूम मतलब एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई थी। ठीक इसी मौके का फायदा उठाकर दक्षिण भारत में दो बड़ी ताकतों का उदय हुआ। एक तरफ था हिंदू विजयनगर साम्राज्य और ठीक उसी के समानांतर खड़ा हुआ मुस्लिम बहमनी साम्राज्य। अब देखिए, इन दोनों साम्राज्यों का रिश्ता कह सकते हैं कि जन्म से ही टकराव वाला था। दोनों ही दक्कन पर अपनी सर्वोच्चता साबित करना चाहते थे और इस टकराव की जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की जमीन। ये जमीन सोने जैसी उपजाऊ थी और इसे कहते थे रायचूर दोआब। बस इसी बेशकीमती इलाके पर कब्जे के लिए इन दो महाशक्तियों में करीब 200 सालों तक लगातार संघर्ष चलता रहा। तो आज के सफर में हम बहमनी साम्राज्य की पूरी कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। हम शुरू करेंगे इसकी स्थापना से, फिर जानेंगे इसके शुरुआती शासकों और उनके संघर्षों के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इस साम्राज्य ने कला और संस्कृति की ऊंचाइयों को छुआ, और फिर आएगी कहानी महमूद गवाह की, वो शख्स जिसने सब कुछ बदल दिया। और आखिर में हम ये समझेंगे कि कैसे ये विशाल साम्राज्य 5 अलग अलग सल्तनतों में बिखर गया और अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 14वीं सदी के मध्य से। जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की पकड़ दक्कन पर बिल्कुल ढीली पड़ चुकी थी। वहां एक पावर वैक्यूम बन गया था और कहते हैं ना कि सत्ता कभी खाली नहीं रहती। तो बस इसी खालीपन को भरने के लिए एक नए साम्राज्य की नींव रखी गई। और इस नए साम्राज्य की नींव रखी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। उन्होंने 3 अगस्त 1347 को दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया और दक्कन में एक आज़ाद, एक स्वतंत्र बहमनी सल्तनत की स्थापना कर डाली। अच्छा, यहां एक बहुत ही जरूरी बात है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ये तो उनका शाही नाम था जो उन्होंने सुल्तान बनने के बाद रखा। उनका जो असली नाम था वो था जफर खान। और इतना ही नहीं, उन्हें एक और नाम से भी जाना जाता था, हसन गंगू। तो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, जफर खान, हसन गंगू और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। इस पर सवाल बनना लगभग तय होता है। सुल्तान बनने के बाद हसन गंगू ने एक बहुत ही समझदार शासक की तरह काम किया। उन्होंने अपने इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए उसे 4 प्रांतों में बांट दिया, जिन्हें उस जमाने में तरफ कहा जाता था। ये 4 तरफ थे गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। इस बंटवारे ने साम्राज्य को शुरू से ही एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा दिया और उन्होंने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसे एक नया नाम दिया, एहसानाबाद। हसन गंगू के बाद जो शासक आए, उन्होंने साम्राज्य की नींव को और भी पक्का किया और यहीं से विजयनगर साम्राज्य के साथ उस ऐतिहासिक दुश्मनी का दौर शुरू हुआ जो आगे चलकर दक्कन के इतिहास का सबसे अहम और सबसे खूनी अध्याय बनी। और इसी दौर में एक ऐसी चीज हुई जिसने जंग का नक्शा ही बदल दिया। सोचिए जरा, दक्षिण भारत की लड़ाइयों में पहली बार बारूद का इस्तेमाल कब और किसने किया होगा? तो इसका श्रेय जाता है हसन गंगू के बेटे मोहम्मद शाह प्रथम को। उन्होंने 1368 में आधुनी की लड़ाई में विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के खिलाफ तोपों का इस्तेमाल किया। पर दिलचस्प बात यह है कि इस नई और खतरनाक टेक्नोलॉजी के बावजूद मोहम्मद शाह प्रथम वो लड़ाई हार गए और उन्हें मुदगल का किला विजयनगर को सौंपना पड़ा। यह इस बात का सबूत है कि सिर्फ हथियारी जंग नहीं जिताते, रणनीति भी मायने रखती है। मोहम्मद शाह प्रथम के बाद का जो दौर था वो काफी उथल पुथल भरा रहा। उनके बेटे अलाउद्दीन मुजाहिद शाह ने विजयनगर पर हमला तो किया, पर वो नाकाम रहे और लौटते वक्त उनकी हत्या कर दी गई। फिर उनके चचेरे भाई दाऊद प्रथम गद्दी पर बैठे, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर उनका भी कत्ल कर दिया गया। इस खून खराबे के बाद आए मोहम्मद शाह द्वितीय, जो एक शांति प्रिय शासक थे। उन्होंने लड़ाइयों से दूरी बनाई, कला और साहित्य को बढ़ावा दिया और विजयनगर से भी दोस्ताना रिश्ते कायम रखे। तो अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां तलवारों की गूंज थोड़ी शांत हुई और कलम, ज्ञान और वास्तुकला की आवाज बुलंद हुई। ये बहमनी साम्राज्य का कह सकते हैं कि सुनहरा दौर था। इस दौर के हीरो थे ताजुद्दीन फिरोज शाह। वो सिर्फ एक सुल्तान नहीं बल्कि एक बहुत बड़े विद्वान थे।
सोचिए, उन्हें फारसी, अरबी, तुर्की तो आती ही थी, साथ ही वो तेलुगु, कन्नड़ और मराठी जैसी स्थानीय भाषाएं भी बड़ी आसानी से बोल लेते थे। उन्होंने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नाम का एक शानदार शहर बसाया और खगोल विज्ञान में अपनी गहरी रुचि दिखाते हुए दौलताबाद में एक ऑब्जर्वेटरी यानी वेधशाला भी बनवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने विजयनगर के देवराय प्रथम को जंग में हराया भी और फिर एक संधि के तहत उनकी बेटी से शादी भी की। फिरोज शाह के बाद गद्दी पर बैठे शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, और उन्होंने एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक फैसला लिया। उन्होंने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि बीदर की जलवायु बेहतर थी और वो साम्राज्य के केंद्र के ज्यादा करीब था। उन्होंने बीदर को एक नया नाम भी दिया, मोहम्मदाबाद। शिहाबुद्दीन अपने इंसाफ के लिए इतने मशहूर थे कि लोग उन्हें प्यार और इज्जत से सुल्तान नहीं बल्कि संत अहमद या अहमद शाह वली कहकर बुलाते थे। ये दिखाता है कि एक शासक के तौर पर उन्होंने अपनी प्रजा का दिल जीत लिया था। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां एक शख्स के आने से साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच जाता है और फिर उसी शख्स की एक दर्दनाक मौत से साम्राज्य के पतन की कहानी शुरू हो जाती है। ये कहानी है बहामनी सल्तनत के सबसे काबिल वजीर महमूद गवाह की। हुआ ये कि जब मोहम्मद शाह तृतीय सुल्तान बने तो वो महज एक बच्चे थे, तो असली सत्ता जो थी वो उनके प्रधानमंत्री महमूद गवाह के हाथों में थी। गवाह असल में ईरान से आए एक व्यापारी थे, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर वो वजीर आजम के पद तक पहुंचे। उन्होंने बहामनी साम्राज्य की सीमाओं को गोवा और उड़ीसा तक फैला दिया और सल्तनत को उसकी सबसे बड़ी बुलंदी पर पहुंचा दिया। लेकिन महमूद गवाह की यही कामयाबी उनकी मौत की वजह बन गई। देखिए, वो एक अफाकी थे यानी विदेशी, और उनकी बढ़ती ताकत से दक्कनी अमीर यानी जो स्थानीय अमीर थे वो जलने लगे। इन अमीरों ने एक भयानक साजिश रची। उन्होंने एक झूठा खत तैयार करवाया जिसमें यह दिखाया गया कि गवाह विजयनगर के राजा से मिले हुए हैं। युवा सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय इस धोखे में आ गए और उन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के 1481 में अपने सबसे वफादार और सबसे काबिल मंत्री को फांसी देने का हुक्म दे दिया। यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, ये उस संतुलन की मौत थी जो गवाह ने बना रखा था। ये एक ऐसी घातक भूल थी जिससे बहमनी सल्तनत फिर कभी उभरी नहीं पाई। महमूद गवाह की मौत के बाद साम्राज्य मानो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। वो गोंद जो सबको जोड़े हुए था वो अब नहीं रहा। केंद्रीय सत्ता बिल्कुल कमजोर हो गई और प्रांतीय गवर्नरों ने एक एक करके अपनी आज़ादी का ऐलान करना शुरू कर दिया। आखिरी सुल्तान कलीमुल्लाह के समय तक एक विशाल बहामनी साम्राज्य 5 छोटी-छोटी सल्तनतों में टूट चुका था। बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इन पांचों को मिलाकर ही दक्कन सल्तनतें कहा जाता है। परीक्षा के नज़रिए से ये टेबल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें राज्य, उनके वंश और संस्थापक के नाम दिए गए हैं। इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। और हाँ, भले ही बहामनी सल्तनत खत्म हो गई, लेकिन उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो एक ऐसी विरासत थी जिसे इन पांचों नई सल्तनतों ने भी अपनाया और आगे बढ़ाया। बहामनी प्रशासन काफी व्यवस्थित था। वकील सल्तनत प्रधानमंत्री की तरह सुल्तान के बाद सबसे ताकतवर होता था। अमीर जुमला आज के फाइनेंस मिनिस्टर की तरह खजाने का पूरा काम देखता था, और सुल्तान की निजी सुरक्षा के लिए साखे खेल नाम की एक खास बॉडीगार्ड यूनिट होती थी, जिसका जो हेड होता था वो सरे नौबत कहलाता था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर उस दिन युवा सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय साजिश का शिकार ना होते और महमूद गवाह को ना मारते, तो क्या बहामनी साम्राज्य का पतन रुक सकता था? और अगर हाँ, तो आज दक्षिण भारत का इतिहास और भूगोल शायद कुछ और ही होता। इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए विद्यादीप के साथ। दोस्तों, अगली वीडियो में हम मुगल काल की शुरुआत करेंगे।